सीरिया एक बार फिर दुनिया भर की खबरों की सुर्खियों में छाया हुआ है। तो अब ये रिव्यू करने का अच्छा वक्त है कि सीरिया इतना अहम जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट क्यों है। दोस्तों, सीरियाई सिविल वॉर सिर्फ असद सरकार और उसके विरोधियों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। दरअसल सीरिया इफेक्टिवली तौर से एक इंटरनेशनल बैटलफील्ड बन चुका है, जिसमें अमेरिका, तुर्की, रूस, ईरान, कतर, इसराइल और दूसरे रीजनल प्लेयर्स शामिल हैं। सीरिया ईरान की अगुवाई वाले एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा है, जो लेबनान में हिजबुल्ला को सप्लाई देने के लिए एक बेहद अहम लॉजिस्टिक सेंटर है। फिलिस्तीनी मुद्दे का लंबे वक्त से सपोर्टर है और लेवंत में इजरायली पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के एक्सपेंशन के खिलाफ एक सिक्योरिटी कवच है। और यही सीरिया को अमेरिका इजराइल अलायंस और ईरान के बीच जियोपॉलिटिकल कोल्ड वॉर में सबसे आगे रखता है। अगर अमेरिका और इजराइल असद सरकार को गिराने में कामयाब हो जाते हैं, तो उनका अगला लॉजिकल कदम हिजबुल्ला को घेरना और उसको सफोकेट करना होगा। लेकिन ईरान किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने दे सकता है। टॉरस नेवल बेस और मीम एयर बेस की मेजबानी करते हुए सीरिया मिडिल ईस्ट में रूस की प्रेजेंस के लिए भी बेहद क्रूशियल है। सीरिया में जिहादी ग्रुप्स को कुचलने में रूस का भी अपना इंटरेस्ट शामिल है, क्योंकि इनमें से कई आतंकवादी सेंट्रल एशिया और कॉकेशस से आते हैं। तुर्की और कतर असद विरोधी उग्रवादियों और आतंकवादियों के दो सबसे कट्टर सपोर्टर रहे हैं, जिसमें सीरियाई नेशनल आर्मी और हयात तहरीर अल शाम शामिल है। दोनों मुल्क मुस्लिम ब्रदरहुड अलाइंड ग्रुप्स को सत्ता संभालने में मदद करके अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते हैं। वहीं तुर्की को भी ये लगता है कि वो सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस एडीएफ और पीपल्स डिफेंस यूनिट्स वाईपीजी जैसे कुर्दिश आर्म्ड ग्रुप्स की ताकत को हर हाल में कम करना चाहता है, क्योंकि तुर्की में एक सिग्निफिकेंट कुर्दिश माइनॉरिटी है जिसने कई मौकों पर तुर्की स्टेट के खिलाफ विद्रोह किया है। सीरियाई सिविल वॉर का एक इकोनॉमिक पहलू भी है। तमाम रिपोर्टों से पता चलता है कि रूस, ईरान और कतर तुर्की के पास सीरिया में ऑयल पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स को लेकर कंपटीशन चल रहा है। और इस बीच सैकड़ों अमेरिकी सैनिक नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया में ऑयल फील्ड्स पर इलीगल तरीके से कब्जा कर रहे हैं। चीन के ग्लोबल टाइम्स के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिकी सैनिकों और उनके लोकल प्रॉक्सीज ने सीरिया के 80% तेल रिसोर्सेज को चुरा लिया है, जिससे देश को 105 अरब डॉलर की दौलत से डिप्राइव यानी वंचित होना पड़ा। वैसे ये वक्त मिडिल ईस्ट को डिस्टेबलाइज करने में तुर्की के रोल के बारे में ईमानदार चर्चा करने का भी है। अर्दोगान की फॉरेन पॉलिसी एक बोल्ड, रिबेलियस, न्यू ओटोमन विजन के तौर में शुरू हुई थी। फॉर्मर ओटोमन टेरिटरीज पर तुर्की के इन्फ्लुएंस को बहाल करने की एक एम्बिशियस कोशिश थी। हालांकि इस विजन को रीजन में वेस्टर्न इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए अपनाया गया। हालांकि जो चीज वेस्ट के लिए इनटॉलरेबल साबित हुई, वो थी इजराइल के तरफ अर्दोगान की बढ़ती दुश्मनी, जिसका एग्जाम्पल मैवी मारमारा क्राइसिस जैसे इंसिडेंट्स हैं। सबसे अहम टर्निंग पॉइंट 2016 में आया, जब एक भयानक रात में तख्ता पलट की कोशिश के दौरान अर्दोगान ने खुद को खत्म होने के कगार पर पाया, जिसने उन्हें फेस टाइम पर अपने लोगों से अपील करने के लिए मजबूर किया गया। अर्दोगान मारमारिस में अपनी रिपोर्टों में कमांडो के हाथों कत्ल की कोशिश से बाल बाल बच गए, पर उस रात पुराने बूढ़े अर्दोगान की मौत हो गई। अर्दोगान को वेस्ट का पैगाम एकदम साफ था कि इजराइल के एजेंडे का विरोध अनएक्सेप्टेबल है। अर्दोगान ने तकरीबन फौरन ही आत्मसमर्पण यानी सरेंडर कर दिया। तब से उनका रेजिस्टेंस खोखली बयानबाजी से ज्यादा कुछ भी नहीं रह गया है। पिछले 13 महीनों में उनका बिहेवियर इस ट्रांसफॉर्मेशन को साफ दिखाता है। फायरी स्पीचेस के बावजूद तुर्की ने इजराइल को बिना किसी रुकावट के तेल की सप्लाई जारी रखी। अर्दोगान ने इस रीजन में इजराइल के सबसे कट्टर विरोधियों में से एक असद को कमजोर करने के लिए काम किया है। तमाम क्रिटिक्स का यह कहना सही है कि इन डेवलपमेंट से अमेरिका और इजराइल को सबसे ज्यादा फायदा होता है। फिर भी तुर्की की विलिंग पार्टिसिपेशन के बिना अमेरिका और इजराइल का कामयाबी हासिल करना कहीं ज्यादा कठिन होता। तुर्की मिलिटेंट स्टेट स्पॉन्सर्ड इस्लामिज्म का हब बन गया है, जिसका इन्फ्लुएंस सीरिया से लेकर सेंट्रल एशिया से होते हुए
चीन के शिनजियांग रीजन तक है। ये तुर्की है जो रेडिकल इस्लामिज्म, रिविजनिस्ट हिस्ट्री, पैन टर्किज्म और विक्टिमहुड प्रोपेगेंडा के जहरीले ब्लेंड के साथ सो कॉल्ड टर्किश ब्रदर नेशंस को टारगेट करता है। ये स्ट्रैटेजी न सिर्फ तुर्की के इन्फ्लुएंस को बढ़ाती है, बल्कि इंडिविजुअल्स को रेडिकलाइज करके उन्हें बना करके वेस्टर्न जियोपॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के टूल में बदल देती है। एग्जाम्पल के तौर पर मॉस्को में कुख्यात क्रोक्स आतंकवादी हमले की जड़ें तुर्की के ट्रेनिंग कैंप से जुड़ी हुई थी। इस बीच इदलिब में पनप रहे जिहादी एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं और पूरे सीरिया में केओस फैला रहे हैं, जैसा कि उन्होंने एक दशक पहले किया था। ये केओस इंसिडेंटल नहीं है। जानकारों का मानना है कि ये तुर्की की तरफ से कल्टीवेटेड, सपोर्टेड और फंडेड है। जानकारों का मानना है कि अर्दोगान के अंडर में तुर्की दुनिया में आतंकवाद का सबसे बड़ा स्पॉन्सर मुल्क बन गया है, जो इस रीजन में अमेरिकी एम्पायर के ऑब्जेक्टिव्स को आगे बढ़ाने में एक विलिंग भागीदार है। अर्दोगान का बाकी बयानबाजी सिर्फ थिएटर में करा गया तमाशा है, जहां धुआं और मिराज सिर्फ उन लोगों को धोखा देने के लिए डिजाइन करे गए हैं जो अभी भी उस ख्वाब पर यकीन करने को तैयार हैं जो लंबे वक्त से मर चुका है। अब मॉस्को से बीजिंग तक इस हकीकत का सामना करने का वक्त आ गया है। दोस्तों, सीरिया के जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस को समझें। सीरिया एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच एक बेहद अहम चौराहा है जो कि रीजनल स्टेबिलिटी और डायनेमिक्स, ग्लोबल पावर डायनेमिक्स को इन्फ्लुएंस करता है। सीरिया एक बफर स्टेट है जो राइवल पावर्स, स्पेशली अमेरिका, तुर्की, ईरान और रूस के बीच बफर के तौर पर काम करता है। अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के तहत गोलान हाइट्स पर इजराइल के साथ सीरिया का झगड़ा रीजनल सिक्योरिटी के लिए एक बेहद अहम और क्रिटिकल मुद्दा बना हुआ है। वहीं अगर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो सीरिया में सिग्निफिकेंट ऑयल और नेचुरल गैस रिजर्व्स हैं। दूसरी तरफ स्ट्रैटेजिक ट्रेड रूट्स के चलते सीरिया की लोकेशन इसे रीजनल कारोबार के लिए काफी अहम बनाती है, जिसमें तेल और गैस के लिए पाइपलाइन रूट्स भी शामिल हैं। वहीं अहम यानी की रीजनल और ग्लोबल एक्टर्स की बात करें तो सीरिया में रूस की फौजी मौजूदगी मेडिटेरियन में उसके इन्फ्लुएंस को मजबूत करती है और अमेरिका की ताकत को चुनौती देती है। दूसरी तरफ तुर्की सीरिया में कुर्द अलगाववाद को लेकर फिक्रमंद है और इसे सीधे सिक्योरिटी में खतरे के तौर पर देखता है। वहीं बात अमेरिकी इंटरेस्ट की करें तो अमेरिका का मकसद सीरिया में ईरान के इन्फ्लुएंस को लिमिट करना है, खासकर ईरानी फौज के दखल को कम करना है। अमेरिका नॉर्थ सीरिया में कुर्द फोर्सेस का सपोर्ट करता है, हालांकि इससे तुर्की के साथ रिश्तों में तनाव आ रहा है। अमेरिका ने सीरियाई सरकार या यूएन की इजाजत के बिना मिलिट्री इंटरवेंशंस के जरिए से सीरिया की सोवरेनिटी का वायलेशन किया है, जिससे ये रीजन और ज्यादा डिस्टेबलाइज हो गया है। आतंकवाद से लड़ने का दावा करने के बावजूद अमेरिका ने इनडायरेक्ट तरीके से सीरिया में एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा दिया है। वॉशिंगटन ने ऑपोजिशन ग्रुप्स का सपोर्ट किया है, जिसमें रेडिकल इस्लामिस्ट से रिश्ते रखने वाले लोग भी शामिल हैं। अब इजरायली इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, इजराइल गोलान हाइट्स को अपनी सिक्योरिटी के लिए अहम मानता है, पर वहां उसका कब्जा और मिलिट्री की मौजूदगी इंटरनेशनल कानून का खुला वायलेशन है, जिसका ग्लोबल क्रिटिसिज्म हो रहा है। इजराइल गोलान में सीरिया के वाटर रिसोर्सेज पर कंट्रोल करना चाहता है, जिससे उसके पड़ोसियों के साथ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ गया है। इजराइल की तरफ से सीरिया की सोवरेनिटी का वायलेशन और बस्तियों का एक्सपेंशन पीस एफर्ट्स को कमजोर करता है और रीजनल टेंशंस को बढ़ाता है। दोस्तों, सीरिया में 3 मेन एक्टर्स हैं: सीरियाई अरब सेना, द कंट्रीज आर्म्ड फोर्सेस, हयात तहरीर अल शाम HTS, ये अलकायदा से जुड़ा ग्रुप है जो इदलिब को कंट्रोल करता है, और सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस SDF, ये कुर्दिश मिलिशिया है जो सीरियाई कुर्दिस्तान रुजावा को कंट्रोल करते हैं। HTS का सीरियन नेशनल आर्मी SNA के साथ मजबूत गठजोड़ है। SNA, जिसे फ्री सीरियन आर्मी कहा जाता था, जो बेसिकली एक टर्किश प्रॉक्सी है। SDF YPG पीपल्स प्रोटेक्शन यूनिट्स का दूसरा नाम है, जो कि रोजावा में मिलिटेंट विंग है। ये सीरिया में PKK कुर्दिस्तान वर्क्स पार्टी से जुड़ा है। तुर्की के लिए PKK और YPG दोनों आतंकवादी हैं। अभी जो हम सीरिया में देख रहे हैं वो HTS अलकायदा है।
जो एसएनए यानी तुर्की प्रॉक्सी के साथ गठबंधन में सीरियाई सरकार पर हमला कर रहा है, जो हाल के महीनों में दूसरे रीजनल डेवलपमेंट्स के चलते कमजोर हो गया था। मिलिटेंट्स ने पहले ही सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर एलेप्पो पर कब्जा कर लिया है। वो कुर्दों पर हमला करते हुए ईस्ट की तरफ बढ़ चुके हैं, क्योंकि तुर्की चाहता है कि वो कुर्दों से ज्यादा टेरिटरीज छीन करके कब्जा कर ले और साउथ की तरफ ज्यादा इलाकों पर अपना कब्जा बढ़ाने के लिए होम्स यानी सीरियाई रेजिम पर हमले तेज हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो फिर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके, या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के, या फिर दोनों ही तरीके से। और दोनों का ही लिंक मैंने अलग अलग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर पर, हमारे इंस्टाग्राम पर, हमारे फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi अजीज खान। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।